नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज ही हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें कि हमारा चैप्टर चल रहा है। उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। और जैव विविधता का ये हमारा आज पार्ट 4 है। ठीक है ना दोस्तों। और आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स इसमें हम पढ़ेंगे, उसका नाम है जीव जंतु के संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, बिग कैट अलायंस, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कार्तेजना और नगोया प्रोटोकॉल, और आइची लच और बॉर्न चैलेंज। तो दोस्तों, आज ये हमारा पार्ट नंबर 4 है और मुझे उम्मीद है कि बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता अगले जब हम पार्ट 5 करेंगे तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका एक पार्ट दोस्तों अभी आगे और मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों पिछले लेक्चर में, वो था स्वस्थानिक संरक्षण यानी कि इन सितु कंजर्वेशन। इसको हमने समझा था कि किसी भी संकटी पौधे जीव जंतु को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है दोस्तों, इन सेतु कंजर्वेशन। सरल शब्दों में क्या था, जीवों को उनके अपने प्राकृतिक स्थान पर संरक्षित करना। और इसके दो स्वस्थानी के दो तरीके प्रमुख तरीके हैं, जिसमें कि पहला दोस्तों हम अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, जो होता है आवास को संरक्षण करके। यानी कि जीव जंतु का जो आवास है, जो उनका क्या कहते हैं हैबिटेट है ना, उसको अगर हम संरक्षित कर लेंगे तो ऑलरेडी वो जीव जंतु संरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में इतना हम कंप्लीट कर चुके थे। जो दोस्तों आज का जो हमारा है, ये दूसरा टाइप बचा हुआ है, जिसमें कि जीव जंतु का संरक्षण करके। पहले वाले में क्या था, उनके आवास को सुरक्षित करके हम जीव जंतु को सुरक्षित कर ले रहे थे। अब क्या है, डायरेक्ट हम जीव जंतु को सुरक्षित करेंगे तो उससे हमारी बायोडायवर्सिटी संरक्षित होगी। ठीक है, तो बेटा इसमें हमने क्या कहते हैं, देखिए आवास को सुरक्षित करने के हमने 5 तरीके पढ़े थे, जिसमें कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पवित्र वन, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इन पांचों को हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों पिछले लेक्चर जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो मेरा एक छोटा सा पार्ट मुझसे मिस हो गया था कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हमने पूरा कंप्लीट करा लिया था। ठीक है ना, उसमें कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन कंप्लीट कराने के बाद डायग्राम भी मैंने आपको समझाया था। उसमें बेटा कुछ फैक्ट्स है वो रह गए थे। आइए पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम इसके बेटा लेक्चर में जीव जंतु संरक्षण के इसके टॉपिक को, मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसका जो बेटा जो थोड़ा रह गया था जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि रह गए थे, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं आरओआरओ यूपीपीएसएस में। ये देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, जो सबसे पहला इसमें ये है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, उसका नाम है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। क्या है ये, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, फिर है भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से जो 13 है वो यूनेस्को के मैप मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, 18 है, लेकिन उनमें से जो 13 है वो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के यूनेस्को के द्वारा जो चलाया जाता है प्रोग्राम, उसमें शामिल है। ठीक है, विश्व में लगभग 759 बायोस्फीयर रिजर्व है। बेटा ये डायरेक्ट फैक्ट है, जो कि वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कराना जरूरी था। पिछले क्लास में मैं मिस कर गया था, इसलिए मैंने कहा पहले इसको कंप्लीट करा दूं। ओके, फिर अगर यूपी का आप एग्जाम दे रहे हो तो ये कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक नहीं है। ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो नीलगिरी है, जिसे 1986 में घोषित किया गया था। ठीक है, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैला हुआ है। बेटा याद रखिए, क्वेश्चन अभी भी आ जाता है कि किन किन राज्यों में ही फैला हुआ है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो कि भारत का पहला था वो नीलगिरी था, और 3 राज्यों यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। ओके, भारत का 13वां जो यूनेस्को मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व था, जयमंडल आर्चित, वो है कोल डेजर्ट। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। सितंबर 2025 में अभी बेटा शामिल हुआ है। ठीक है, जो यूनेस्को का जो 13वां यूनेस्को है, वैसे टोटल 18 है, लेकिन यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें जो 13वां शामिल हुआ है वो बेटा कौन सा है, कोल डेजर्ट। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लेटेस्ट है, सितंबर 2025 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पीवीपीएसएस और आरओआरओ में। ठीक है, अब आइए हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेन टॉपिक हमारा क्या था कि इन सेतु संरक्षण में, है ना, हमारा आवास का संरक्षण करके देख चुके थे। अब हम लोग दूसरा करेंगे जीव जंतु को संरक्षण करके। आइए, तो देखिए बेटा, जीव जंतु को संरक्षित किस किन तरीकों से किया जाता है, किस तरीके से हमारी सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम, क्या 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 पहल करी है उसके द्वारा। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था, किस ईयर में हुआ था, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन है और यही ज्यादा आते हैं, है ना। समझिएगा इस बात को। अब यूपीपीएससी आरआरबी से जितने भी वनडे एग्जाम है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, जो कि क्या कहते हैं बेटा, कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। एक तो ये फैक्ट याद करिए। ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ था बेटा 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, इसकी प्रोजेक्ट टाइगर की। ओके, अब क्या है बेटा, हम लोग देखो, देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग जीव जंतु को सुरक्षित कर रहे हैं, वहां क्या कहते हैं, वहां की हैबिटेट को क्या कहते हैं हम लोग सुरक्षित कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, मंडल, इन सब चीजों को, समुदाय का रक्षित क्षेत्र और बेटा जैवमंडल, इन सब चीजों से हम इसको कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ जीवों को, उनके लिए क्या कहते हैं पहल कर रही सरकारें, और उनको बचा के हम जैव विविधता को क्या कहते हैं सेव कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं।
उसका उद्देश्य क्या था बेटा कि बाघों के प्राकृतिक आवास यानी हैबिटेट को मानव हस्तक्षेप से बचा लेना। बाघ एक अम्ब्रेला स्पीसीज है बेटा, याद रखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसलिए इसके संरक्षण से पूरे इकोसिस्टम की संरक्षण होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बेटा कि भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, लेटेस्ट बेटा जो है उसको भी याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि हालांकि जब मैं इसको इसमें जब क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं क्या कहते हैं जब आपकी पीवाईक्यूज में, तो उसको मैं करंट से भी रिलेट करके पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है कि कौन सा, लेकिन फिर भी अभी 58 है जो बेटा डायरेक्ट अभी लेटेस्ट हो उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जो बना हुआ होता है उसको नाम पूछ लेता है। ओके, फिर एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2005 में हुई थी। इसको कानूनी जो दर्जा दिया गया वो 2006 के वन्य जीव अभियान 2006 में मिला था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई जो 2005 में बनाई गई। ठीक है, इसको कानूनी कानूनी दर्जा लेकिन 2006 में मिला, और किसके अंतर्गत मिला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ओके बेटा, एक ऐप आता है एम स्ट्राइप्स। ठीक है, ये बाघों की निगरानी के लिए उपयोग में किया जाता है। ये पूछ लेता है एम स्ट्राइप ऐप किस लिए यूज किया जाता है बेटा, बाघों की निगरानी के लिए। ओके, अब आइए देखते हैं बाघ की गणना। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया आया हुआ है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बाघ की गणना 2023 में बेटा टाइगर सेंसस हुई थी। उसके अंतर्गत क्या क्या फैक्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, है ना, कि भारत में बाघों की कुल संख्या लगभग 3682 है। सर्वाधिक बाघ है जो मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए हैं। और विश्व के बाघों का जो कुल प्रतिशत है, हिस्सा है ना, पूरे वर्ल्ड में जो विश्व के कुल बाघों का प्रतिशत उसका 75% हिस्सा भारत में पाया जाता है, जिसकी संख्या है 3682। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ विश्व में कहाँ पाए जाते हैं बेटा, भारत में। ठीक है, ये फैक्ट बेटा याद करिएगा, और किसके द्वारा होता है 2023 में, ये भी कभी पूछ लेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है, फिर एक चलाया गया था बेटा क्या कहते हैं कार्यक्रम, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, ये बेटा एक प्लान हमने क्या था, पहले मैंने क्या कहा कि वहाँ हैबिटेट को संरक्षित कर रहे थे, या हम डायरेक्ट जीव जंतु को संरक्षित कर रहे हैं, है ना। तो बेटा बाघ हुआ, अब क्या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब देखिए इसकी ये क्या है, ये भारत की एक महत्वपूर्ण पहल थी जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को, बेटा याद रखिए किसके द्वारा और कौन सी ईयर में, लेटेस्ट है, अभी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसकी घोषणा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे, जो प्रोजेक्ट टाइगर हम पढ़ रहे थे ना 1973 में हुआ था, तो उसकी जो बेटा 50 वर्ष पूरे हुए थे। ठीक है, 2023 में 50 वर्ष पूरे हो गए थे, तो इसकी घोषणा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैसूर कर्नाटक में की गई थी। कहाँ पर, मैसूर कर्नाटक में। और ये एक वैश्विक गठबंधन है। कौन सा गठबंधन है बेटा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईबीसीए। ओके, अब देखिए इसमें मुख्य बात क्या है, ये प्रमुख बिल्लियां, इसमें दुनिया की 7 प्रमुख बिल्लियों के संरक्षण पे ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि बेटा स्पीसीज ये किसकी है, इन सबकी, ये बिल्लियों की कैटेगरी उसमें स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, 7 कौन से बेटा याद है, मुख्य बिल्लियों की, इनमें दुनिया की 7 प्रमुख बिल्लियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है, किसके अंदर बेटा, आईबीसीए के अंदर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर। ओके, कौन कौन से हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा और जगुआर। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा, आईबीसीए का, क्योंकि भारत द्वारा पहल की गई थी, इसलिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। ओके, मैंने पहले बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे, ये भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है, इसलिए इसका क्या कहते हैं, जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो भारत में यानी न्यू दिल्ली में स्थित है। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या कहते हैं बेटा, आईबीसीए की बड़ी बिल्लियों के अवैध शिकार और उनके अंगों के अवैध व्यापार, है ना, उनको मार के, उनको मारा ना जाए, उनके मार के उनके अंग है उनको व्यापार को रोकना था। इनमें प्राकृतिक आवासों हैबिटेट को बचाना और उन्हें पुनः प्राप्त करना भी है। संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय संसाधन जुटाना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को उसमें इम्प्रूव करना, किस किस टेक्नोलॉजी से, एमट्रिप हमने बताया था ना, स्ट्राइप, उससे कहते हैं निगरानी होती है, और भी कई क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निकलिटी को यूज किया जाता है इनको संरक्षण करने के। और वित्तीय संसाधन यानी कि कोई फंड इनके द्वारा बनाया जाता है जिससे कि उन वहां पे पैसे आते हैं और उनका संरक्षण होता है। ओके, अब आता है बेटा प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट देखो बेटा, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आए भी इन पे क्वेश्चन है और ये दोबारा रिपीट जरूर होते हैं। ओके, इसलिए जो मुख्य में है तो बेटा बहुत सारी, अगर आप बुक में देखें तो बहुत ढेर सारे जीव जंतु हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने उनको ज्यादा क्या कहते हैं प्रेफरेंस दी है। आइए देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, हाथी को संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। हाथी एक विशाल की स्टोन प्रजाति है। कौन सी है बेटा, की स्टोन, मैंने बताया था की स्टोन क्या होता है, पिछले लेक्चर आपने पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, जो पारिस्थितिकी संतुलन यानी कि इकोसिस्टम संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रारंभ क्या हुआ था बेटा, फरवरी 1992 ईस्वी में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ क्या है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा चलाया जाता है। ये बड़ा हिंदी में लिखा हुआ, इसी को मैंने शॉर्ट में इंग्लिश में है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके द्वारा ये 1992 ईस्वी में चलाया गया था, संचालित हुआ।
ठीक है। इसके प्रमुख कार्य क्या है बेटा? हाथियों के आवास और गलियारों का संरक्षण यानी कॉरिडोर, मानव हाथी संघर्ष को कम करना, अवैध गतिविधियों जैसे शिकार पर नियंत्रण करना, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत बेटा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए उनको देख लेते हैं। भारत में लगभग 33 एलिफेंट रिजर्व्स है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश किसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है इसलिए, तराई एलिफेंट रिजर्व जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है, ठीक है बेटा। कौन सा है? तराई एलिफेंट रिजर्व। बेटा एलिफेंट के लिए ही मॉनिटरिंग के लिए एक ये माइक करके एक परियोजना चलाई गई थी, बेटा पूछी जाती है एग्जाम में, इसको याद कर लिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है माइक परियोजना। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए CITES द्वारा 2003 में, बेटा कब माइक कब बनाए? 2003 में दक्षिण एशिया से शुरू किया गया। कहाँ से? दक्षिण एशिया से 2003 में। ये बेटा यूपीएससी में सिर्फ क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। यूपीएससी में स्टेटमेंट दे देगा, पूछ लेगा कहाँ से हुआ, ये किस ईयर में हुआ, किसके द्वारा हुआ, ठीक है। यूपीएससी में स्टेटमेंट के फॉर्म में जो आते हैं उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू की गई एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, कब है? दक्षिण एशिया में 2003 में, ठीक है। उद्देश्य हाथियों के शिकार के रुझानों को निगरानी करना, शिकार के रुझानों की निगरानी करना और उनके शिकार के पीछे के कारणों का विश्लेषण करना। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत अच्छा इसका ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि हाथियों के शिकार के रुझानों की निगरानी करना, शिकार के किस तरीके से हो रहा, क्या रुझान है उसका और उसके पीछे का कारण जानने का विश्लेषण करना, ठीक है। भारत में इसकी स्थिति क्या है? वर्तमान में माइक के 10 प्रमुख स्थल साइट्स घोषित हैं। कहाँ पे? भारत में माइक के द्वारा 10 प्रमुख स्थल घोषित किए गए हैं, ठीक है। इनकी वित्तीय सहायता क्या है? माइक कार्यक्रम पूरी तरह से दानकर्ताओं यानी कि डोनर्स के अनुदान पे चलता है, मतलब इसका खुद का अपना कोई फंड कहते हैं फंड नहीं है, डायरेक्ट जो डोनर द्वारा दिया जाता है पैसा उन पे ही ये कार्यक्रम माइक चलाया जा रहा है, ठीक है बेटा। आया हुआ क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है, ठीक है। अब बेटा देखिए हिम तेंदुओं का संरक्षण, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, आइए देखते हैं ये क्या है। परिचय। भारत में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत 2009 में हुई, ठीक है। उद्देश्य क्या है? हिम तेंदुओं को विलुप्त होने से बचाना और उनके उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय आवासों यानी कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन, क्योंकि बेटा ये लोग हिम तेंदुए हैं यानी कि बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, यानी कि जो हिम है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है ना बेटा वो अच्छी खासी एल्टीट्यूड पे अच्छी खासी ऊंचाई पे है, तो वहां पे उसका संरक्षण करना, ठीक है। क्योंकि बेटा वो वहीं पाया था, कहीं और जाएंगे तो वो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि जीव जंतु का हमेशा क्या संरक्षण क्या होता है? जहाँ पे वो उनका मेन हैबिटेट है, ठीक है। विस्तार क्या है? भारत में मुख्य रूप से 5 हिमालयी राज्यों केंद्र शासित राज्यों में संचालित है। कौन सा ये कार्यक्रम? कौन सा? हिम तेंदुओं का संरक्षण कार्यक्रम 5 हिमालयी राज्यों में संचालित है। देखिए कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बेटा। ये जाहिर सी बात है सारे सारे क्या कहते हैं हिमालयी राज्य हैं, ठीक है ना। वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ज्यादा ठंड है और हाई एल्टीट्यूड पे है, बहुत ज्यादा बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहाँ पे ये स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है। ये 5 है बेटा, याद रखिए 5 हिमालयी राज्यों में ये चल रहा है। कौन सा? स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, ठीक है। हिम तेंदुए का कहते हैं संरक्षण। बेटा कुछ विशेष तथ्य इसको देख लेते हैं। हिम तेंदुआ एक अम्ब्रेला प्रजाति है बेटा, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं किससे है, ठीक है ना। तो हिम तेंदुआ क्या है? एक अम्ब्रेला प्रजाति है, क्योंकि जब अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? जब इसका संरक्षण होता है तो उसके द्वारा वहां पे अन्य रह रहे जीव जंतु, वहां का इकोसिस्टम और एनवायरमेंट का भी संरक्षण होता है। और प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या है बेटा प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट किया गया था बेटा? ध्यान रखिए बहुत लेटेस्ट है। क्या है? 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रोजेक्ट चीता का प्रारंभ किया गया बेटा। वो दोनों कब से? 2023 में, तो ये क्या है 2022 में, ये भी प्रोजेक्ट इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। स्थानांतरण क्या था? क्या हुआ था कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, ठीक है। इसके लिए प्रोजेक्ट चीता कैसे स्टार्ट किया गया था कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है कि भारत में चीतों को वर्ष 1952 ईस्वी में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। बेटा यहाँ 1952 में हमारे भारत देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, यानी कि हमारे भारत में चीते नहीं पाए जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए 17 सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाहर से, ये पहली बार ऐसा क्या कहते हैं मामला था इतिहास में कि बाहर से इनको लाके हमारे देश में रखा गया, क्योंकि इनकी और इनको जिससे कि ये बढ़ के और इनकी जनसंख्या बढ़ सके, ठीक है। आइए देखते क्या है। विश्व रिकॉर्ड है ये, क्या है ये? विश्व में किसी भी बड़े मांसाहार यानी कि लार्ज कॉर्निवोर, कौन है? चीता। चीता बेटा बड़े मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक है ना। प्रथम बार ऐसा किया गया कि एक अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है बेटा, है ना कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी बड़े जानवर को बाहर देश से लाके अपने देश में रखा गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? 17 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया गया बेटा। ये लेटेस्ट है, ये रिपीट हो सकता है, आएगा। आरओ बेटा क्वेश्चन इस तरह के बहुत डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। यूपीपीसी में आरओ में इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत रिसेंटली होता है, 2-3 साल पुराना पूछ लेगा, फिर इंसान उसको गलत कर देता है, लगता है बहुत पहले हुआ होगा। जैसे कि टाइगर हुआ था 1973 में, एलिफेंट हुआ था 1992 में, ठीक है।
आइए देखते हैं आगे। फिर बेटा एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन के बारे में बहुत पूछा जाता है। इसको कैसे संरक्षित किया गया? प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में क्या है? इसका शुभारंभ बेटा, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 15 अगस्त 2020 में हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है? उद्देश्य क्या था? गंगा डॉल्फिन जो कि प्लांटिसा, क्या कहते हैं बेटा, प्लांट प्लांटेनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है, क्या है, प्लांटेनिस्टा गैंगेटिका की आबादी को बढ़ाना और उनके नदी आवासी यानी कि रिवरराइन हैबिटेट्स का संरक्षण करना। क्योंकि बेटा कहाँ रहते हैं प्रोजेक्ट, कहते हैं डॉल्फिन, डॉल्फिन तो गंगा जी में रहते हैं ना, पानी में रहते हैं, तो वहाँ के हैबिटेट क्या है, वो नदी के आवासों को संरक्षण करना। ठीक है? इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा चलाया जाता है? इसे भी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा लागू किया गया है। ठीक है? इसके बेटा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्या-क्या है इसमें। देखिए बेटा क्या है कि गंगा डॉल्फिन एक इंडिकेटर स्पीशीज है ना? जो नदी के स्वास्थ्य का प्रतीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर मान लीजिए पूछेगा आउटराइट के लिए किस तरह की स्पीशीज है, तो एक-एक आप कहते हैं बेटा जो जितने भी ये जानवर मैंने अभी बताया है जीव-जंतु, टाइगर कौन-सा है, कौन सा अम्ब्रेला है, कौन सा कीस्टोन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इस तरीके से यूपीपीसीएस और आरओ में। क्या है? कि गंगा डॉल्फिन है कि ये इंडिकेटर स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि ये जब जहाँ पे रहती है यानी कि किसी नदी में रह रही है, इसका मतलब उस जल का, वहाँ उस नदी का जल बहुत ही स्वच्छ है, अच्छा है वहाँ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, एनवायरनमेंट, वहाँ का स्वास्थ्य का प्रतीक है, यानी कि वहाँ का जो हैबिटेट है वो स्वस्थ है, इसलिए वहाँ पे वो रह रहे हैं। नहीं तो डॉल्फिन बेटा मरने लगती है या तो फिर वहाँ से कहीं और ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कि चली जाती है। ठीक है? इसलिए इन्हें बेटा क्या बोला जाता है? इंडिकेटर स्पीशीज। ओके? इसे 5 अक्टूबर 2009 को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2005 में, 2009 में, सॉरी। ठीक है? और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये बेटा कुछ तरीके थे जिससे हमने जीव जंतु को संरक्षित किया, जिसमें कि हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? बेटा सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इसमें हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को पढ़ा, फिर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चीता को पढ़ा, ठीक है ना? और हिम तेंदुए का संरक्षण को पढ़ा, और कौन-कौन से पढ़े हमने? माइक, माइक हमने पढ़ा जो कि एलिफेंट कहते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत ही ये आता है, उसके साथ ही ये चलाया गया था, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्या कहते हैं, आईबीसीए पढ़ा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को हमने पढ़ा, ठीक है? उसके बाद गणना को पढ़ा जो कि इसके अंतर्गत चलता है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमने 5-6 जंतु जो कि मेन थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनको पढ़ा है, ठीक है? अब आइए देखते हैं कुछ। बेटा जैव विविधता के लिए यानी कि बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए कुछ वैश्विक पहल भी की गई, ठीक है ना? आइए उसको देख लेते हैं किस तरीके से इसको बचाने के लिए वैश्विक पहल क्या-क्या है। जिसमें कि बेटा पहली है जैव विविधता पर अभिशय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है? बायोलॉजिकल, इसको शॉर्ट में सीबीडी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आइए देखते हैं ये कब कैसे स्टार्ट हुई। देखो बेटा पहले क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय संधि है, कौन सी? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, यानी जैविक विविधता पर अभिसमय। बेटा सम्मेलन इसे कर लीजिए हिंदी में, अभिसमय कुछ ज्यादा है। जैविक विविधता पर जो पहला सम्मेलन हुआ था बेटा, वो है ना कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना? इसको हिंदी में समझिए, हिंदी इंग्लिश, इसलिए मैं दोनों में बोल देता हूँ। क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एक शहर है, वहां आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आया था। कौन सा? कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसी के अंतर्गत ये भी सम्मेलन में हुआ था, कन्वेंशन हुआ था। इसके लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ था? ये बेटा 29 दिसंबर 1993 से लागू हुआ था। हुआ कब? तो 1992 में, जो कि अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था। और लेकिन लागू कब से हुआ था बेटा? लागू हुआ था 29 दिसंबर 1993 ईस्वी से, ठीक है? आइए देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य है बेटा सीबीडी के। जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी जैव विविधता बेटा अगर देखिए जैव विविधता खत्म हो जाएगी तो वहाँ का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जो क्या कहते हैं पारिस्थितिकी है वो उसका डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना? वो सही नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? जीव-जंतु या तो मर जाएँगे या तो फिर वो कहीं और उस जगह को छोड़ के कहीं और प्रस्थान कर जाएँगे, ठीक है? इसलिए जैव विविधता का क्या कहते हैं संरक्षण बहुत उपयोगी है, ठीक है? इसके घटकों का सतत उपयोग, इसके घटक बेटा क्या है? क्योंकि एक भाई है, मैंने आपको बताया था डायोडोस अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से उसको जो घटक है इससे उनको बचाया जा सकता है, ठीक है ना? इससे उनका क्या कहते हैं एक तरीके से उनको हम चेक करते हैं, ठीक है? फिर उनको हम अवलोकन करके उनको वो सतत उपयोग में जाते हैं। इसके घटक बेटा जो सतत उपयोग यानी कि इस तरीके से हम यूज़ करते हैं संसाधनों को, जिससे कि आगे के भविष्य के लिए जो चीज़ हो वो बची रहे, यानी कि आगे से जो भविष्य जो जीव-जंतु होंगे उनके लिए भी एनवायरनमेंट बचा रहे, ठीक है? आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले उचित और समान बंटवारा। बेटा आनुवांशिक संसाधन यानी कि
बेटा देखिए, जो भी संसाधन होते हैं ना, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और समान बंटवारा, यानी कि जो उनसे लाभ हो रहा है, पहली बात तो सब में बंटना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा देते किसी को कम कर दे। जैसे किसी देश में मान लीजिए किसी जगह पे किसी जंतु का हम वहाँ संरक्षण कर रहे हैं, तो उसका कुछ भाग अगर उसको वहाँ फायदा होता है तो हमें वहाँ की सरकार को या वो इनके द्वारा जो संचालित हो रहा है उनको भी दिया जाता है, ठीक है? यानी समान बंटवारा होना चाहिए। ओके, इसके ये बेटा ये 3 मुख्य उद्देश्य थे। किसके? कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के। आइए देखते हैं कुछ। सदस्यता, यूएसए को छोड़कर विश्व के 196 देश इसके पक्षकार हैं। यानी कि इनको सब लोगों ने साइन किया हुआ है, 96 कंट्रीज हैं, लेकिन यूएसए को छोड़ के, ठीक है? भारत 1994 में इसका सदस्य बना था। स्टार्ट कब हुआ? तो 1992 में, लागू कब हुआ? 1993 में, और भारत इसका सदस्य कब बना? 1994 में। विशेष दिवस, प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी आरओ में, ये डेट तो आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे। एनवायरमेंट के बेटा डे का, उनकी थीम का, है ना, कब बना, किसके द्वारा चलाया जाता है, इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेशन, ये बहुत पूछता है। ओके, और कौन सी मतलब कौन सा कीस्टोन स्पीसीज है, कौन सी अम्ब्रेला स्पीसीज है, ये बेटा मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, आइए देखते हैं। फिर बेटा इसी के अंतर्गत, यानी कि जो ये जैविक विविधता अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी था, उसके अंदर बेटा 2 प्रोटोकॉल आए जो महत्वपूर्ण है। आइए उनको देख लेते हैं। जिनमें कि बेटा पहला है कार्टेजना प्रोटोकॉल, ठीक है? ये कब अपनाया गया? ये प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को, सन 2000, 29 जनवरी सन 2000 में स्वीकार किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। और प्रभाव तिथि यानी कब से लागू हुआ था? ये 11 सितंबर 2003 से पूरी दुनिया में लागू हुआ, यानी कि प्रभावी है। ठीक है? कौन सा? कार्टेजना प्रोटोकॉल। भारत की स्थिति, भारत ने 23 जनवरी 2003 को ही इस पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी, यानी कि वो भी इसका सदस्य बेटा बन गया था। ठीक है? अब कार्टेजना प्रोटोकॉल का बेटा मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव सुरक्षा, ठीक है, बायो सेफ्टी सुनिश्चित करना। इसका मुख्य लक्ष्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है से उत्पन्न जीवी संशोधित जीवों, एलएमओस, ठीक है ना, संशोधित जीवों को मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सुरक्षित हस्तांतरण, संचालन और उपयोग को विनियमित करना है, ताकि मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैव विविधता का जो उद्देश्य क्या है कि बायो सेफ्टी होनी चाहिए, ना, जैव यानी जीवों की सुरक्षा इसका मेन मकसद है। किस चीज से? इसका मुख्य लक्ष्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। बेटा जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, आजकल हम लोग क्रॉस कनेक्शन करवाते हैं, ठीक है ना? इससे क्या होता है कि दो जीवों को, दो ब्रीड को मिला के जब तीसरी ब्रीड तैयार होती है दो चीजों से, तो उस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है? लेकिन इसका संरक्षण से ये भी जरूरी है कि जैव विविधता जो आ रही है वो गलत दिशा में ना जाए, यानी कि जो उसका जो जो तीसरा वर्जन जो बन रहा है दो चीजों को क्रॉस करा के, तो वो जो सही स्थिति, सही रास्ते पर है, यानी कि सही बने, है ना, वो गलत है। उसकी जो स्टैंडर्ड है, जैसे मान ली दो गेहूं की नई, क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, हम लोग ने वो बना दी, ठीक है, क्या कहते हैं, स्पीसीज, या किसी जानवर किसी दो बीस क्या कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करा के तीसरा जो हमें हमारा बना, तो वो किसी गलत उस पे ना जाए, यानी कि जो भी है वो स्वस्थ रहे, जब इंसान उसको खाए या उसको क्या कहते हैं रिसोर्स को यूज करे, तो वो गलत ना हो, गड़बड़ ना हो, यानी मानुष के स्वास्थ्य को हानिकारक ना पहुंचाए। ठीक है? तो बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी है उससे उत्पन्न जीवी संशोधित जीव, जो उससे बाद जो जीवी संशोधन जीव जो बनता है, उसका हस्तांतरण, संचालन, उपयोग को विनियमित करता है, यानी कि चलाता है। ठीक है? ताकि मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यानी कि कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो ये बेटा किसके अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था कार्टेजना प्रोटोकॉल, जो कि सन 2000 29 जनवरी को हुआ था और 2003 से पूरी दुनिया में लागू हो गया था। ओके। बेटा इस तरह के क्वेश्चन जानते हैं यूपीएससी में बहुत आते हैं, वो क्या स्टेटमेंट के फॉर्म में देता है। अब तो खैर यूपी पीसीएस में भी आता है, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दे देगा, आपको एक लाइन दे देगा, फिर वहां से हालांकि कुछ गलत कर देगा या हो सकता है सही हो, तो आपको इसलिए लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है? क्योंकि अब यूपीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे फॉलो करता है। अब आइए दूसरा क्या है, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल क्या था? इसको कब अपनाया गया था? इसे 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया में अपनाया गया था। इसको, नगोया प्रोटोकॉल को। ये बेटा प्रभावी कब हुआ था, कब से लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2014 से प्रभावी था। देखो अपनाया गया था बेटा 2014 में। अगले क्वेश्चन में अगर उसी में एक स्टेटमेंट में दे देगा कि कब लागू हुआ और कब इसे अपनाया गया, ये याद रखने वाली चीजें हैं बेटा, आपको रटना पड़ेगा, आपको समझनी पड़ेगी इन चीजों को। ठीक है? 2010 में इसको अपनाया गया, 2014 से ये प्रभावी हुआ। यूपीएससी में खासकर, यूपीएससी यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में आप यूपीपीसीएस से भी क्वेश्चन जो आते हैं ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं। ठीक है? क्योंकि आरओ बेटा क्वेश्चन थोड़े से डायरेक्ट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो डायरेक्ट होते हैं, वो इतना डीप में स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं आते। लेकिन यूपीपीसीएस और यूपीएससी में ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉरी स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कब ये प्रभावी हुआ और कब इसको अपनाया गया। ओके, आइए देख इसका उद्देश्य क्या था। अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित एवं समान बंटवारा, ठीक है, सुनिश्चित करता है। क्या करता है?
जो अनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच, जो अनुवांशिक संसाधन है बेटा देखो जो कि कहते हैं जेनेटिक आगे से आगे पहुँचता है। मैंने बताया ना क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद जो अलग संसाधन होते हैं ना, वो नया एक संसाधन बन जाता है अनुवांशिकी। तो उनके उपयोग से होने वाले लाभ हैं, उनका उचित और समान बँटवारा, ठीक है? उनको बेटा समान तरीके से बँटवारना पड़ता है, यानी कि वही मैंने बताया ना किसी कंट्री में अगर किसी जगह पे कोई जीव पाया जाता है, अगर उसकी कोई ब्रीड पाई जैसे कहीं की गेहूँ है, वहाँ उसकी बहुत अच्छी खेती है, तो अगर वहाँ से उसको लेके अगर उसको फ़ायदा ही ना मिले जिस देश में वो पैदावार हो रहा है, ठीक है? तो वो वहाँ पे उचित नहीं होगा। इसलिए जैसे मान लीजिए भारत में कोई क्या कहते हैं कोई ब्रीड है, जिसकी गेहूँ की वो बहुत अच्छी पैदावार है और बहुत स्वस्थ उसकी क्या कहते हैं जो फसल है बहुत स्वस्थ है और मानव सभ्यता को बहुत फायदा कर रही है मानव जीवों को सभी जीवों को तो इसलिए उसको उसका जो उचित बंटवारा और समान बंटवारा और उचित लाभ को रखना चाहिए ठीक है ऐसा ना कि इस कंट्री में किसी और को उसका फायदा दे दिया जाए ठीक है ये कौन इसके अंदर होता है नगोया प्रोटोकॉल के अंदर ओके महत्व क्या है ये सीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता के विस्तार के तीसरे लक्ष्य के कानूनी रूप से लागू लागू करने का एक साधन है ना तीसरा जो उसमें लक्ष्य था मैंने वही कहा ना कि किस तरीके से बंटवारा होता है उसको लागू करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये साधन है उसको बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं लागू कराता है यानी कि विनियमित कराता है ठीक है ये देखिए इसमें तीन आता है ना अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले उचित और समान बंटवारा इसको बहुत अच्छे से जो लागू करवाता है यानी कि विनियमित करवाता है वो कौन करवाता है बेटा नगोया प्रोटोकॉल ठीक है ना ये देखिए जो नगोया प्रोटोकॉल है ये उसको बहुत अच्छी तरीके से सीबीडी अब इस समय को तीसरे लक्ष्य को कानूनी रूप से लागू कराने का एक उचित साधन है ओके बेटा आज मुझे कोल्ड बहुत तेज जोश हुआ है हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में आ भी रहा होगा आवाज से तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा ठीक है कोल्ड बहुत तगड़ा हुआ है मुझे तो इसलिए आवाज बहुत तेज भी मेरी नहीं आ रही होगी थोड़ा सा मैनेज करिएगा बेटा ओके आइए देखते हैं फिर तीसरा क्या है ऐची जैव विविधता लक्ष्य बेटा ऐची बायोडाइवर्सिटी टारगेट दिया गया था आइए देखते हैं ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कभी बेटा आर में तो डायरेक्ट सिर्फ ईयर पूछ लेता है लेकिन वही मैंने बताया ना यूपीपीसीएस में ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है क्या है ये लक्ष्य 2011 से 2020 तक की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था ऐची जैव विविधता लक्ष्य कब कहाँ के लिए 2011 से 2020 तक के लिए अवधि के लिए निर्धारित किया गया था लक्ष्यों की संख्या इनके तहत कुल 20 रणनीतिक लक्ष्य थे स्ट्रैटेजिक टारगेट थे जिनमें मुख्य 5 श्रेणियों में इन्हें बाँटा गया था ए टू ई तक इन्हें 5 श्रेणियों में बाँटा गया था और टोटल कितने थे बेटा 20 रणनीतिक लक्ष्य थे ठीक है इसका उद्देश्य क्या था बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में जाएंगे 20 क्या क्या था क्योंकि बहुत ज्यादा है कि वो नहीं पूछेगा लेकिन ये मान के चलिए अगर आप सेव रीड कर लेंगे और मतलब नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट अंदर नहीं पूछ रहे ये मालूम मुझे कौन होने चाहिए किसने बांटा गया ठीक है जैव विविधता से रिलेटेड ही है बेटा सारे उनको कंजर्वेशन यानी कि उनको बचाने के लिए ओके उद्देश्य क्या है जैव विविधता के नुकसान को रोकना और इनके लाभों को सभी तक पहुंचाना ठीक है वही सिंपल सा है उनके नुकसान जैव विविधता जो अगर कोई नुकसान हो रहा है उसको बचा लेगा इसीलिए उनको टारगेट दिया गया था कि उनके जो हो रहे नुकसान है उनको हमें बचाना है और उनके लाभों को सभी तक पहुंचाना है यही मेन टारगेट है ओके फिर क्या है 2000 बेटा हाँ ये एक इम्पोर्टेंट डायरेक्ट फैक्ट है बेटा 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया था इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जो ईयर घोषित किया गया था एक दशक घोषित किया गया था ना कि एक साल को वो कौन सा था 2010 का जो ईयर था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया था ठीक है फिर बेटा एक आता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 2000 बेटा 22 में हुआ था कुनमिंग मॉन्ट्रियल में हुआ कुनमिंग हुआ था मॉन्ट्रियल ग्लोबल डायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो 2022 में हुआ था ठीक है इसके अंदर का बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यूपी सारे में क्या हुआ था को 15 है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 में ये कब हुई थी 2022 में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे 30x30 लक्ष्य भी कहा जाता है एक मॉन्ट्रियल के अंतर्गत हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और 30% महासागरों को संरक्षित करना ठीक है बेटा क्या हुआ था जो मुख्य थे इसमें सबसे पहले यह था 3x30 लक्ष्य को कहा जाता है जो हुआ था क्या कहते हैं इकोनॉमिक मॉडल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत 2022 में हुआ था इसका मुख्य लक्ष्य था 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और 30% महासागरों को संरक्षित करना बेटा याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और आते भी है फिर बेटा एक डी है बॉन्ड चैलेंज आइए देखते हैं बॉन्ड चैलेंज क्या चीज है ये वर्ष 2011 में जर्मनी सरकार और आयुशियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लॉन्च किया गया था इसे बॉन्ड चैलेंज को इस ईयर में 2011 में बेटा ये एक स्वैच्छिक वैश्विक लक्ष्य है मतलब इसे मतलब बाध्यकारी नहीं है कि अगर इसने भी इसे साइन किया है तो उसे इसे मानना ही पड़ेगा एक तरीके से स्वैच्छिक है आप इसे मान भी सकते हैं इसे आप फॉलो नहीं भी कर सकते हैं ठीक है जिसका उद्देश्य था दुनिया की बंजर और नष्ट हो चुकी भूमि को बहाल करना इसे बेटा दुनिया की बंजर हो चुकी भूमि और नष्ट हो चुकी भूमि को बेहाल करना यानी कि रिस्टोर करना ठीक है ये भूमि के रिस्टोर के लिए ये बनाया गया था कौन सा बॉन्ड चैलेंज कब दिया गया था 2011 में आईयूसीएन द्वारा और जर्मनी सरकार द्वारा ठीक है इसलिए बेटा मैंने जितनी भी चीजें कहाँ कहाँ हुई वो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है ठीक है यहाँ पे आपको जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े
इसके बेटा दो बड़े लक्ष्य हैं किसके, बॉर्न चैलेंज के, क्या कहते हैं, 2020 तक दुनिया की 150 मिलियन हेक्टर जो खराब जमीन है उसको बहाल करना। फिर इसे एक दूसरा लक्ष्य दिया गया 2030 तक में कि इस लक्ष्य को बढ़ाकर 350 मिलियन हेक्टर को खराब जमीन को रिस्टोर करना यानी कि बहाल करना। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से ये हमारे आज हमने इसमें चीजों के तहत सीबीडी के महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स को पढ़ा, सीबीडी को समझा, जो ये इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं जीव जंतुओं को सुरक्षित करने के जो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आए हुए उनको मैंने पढ़ा, है ना, कि जीव जंतु को संरक्षण किस तरीके किया जाता है, किन किन क्या कहते हैं सरकारों द्वारा जो पहल की गई है, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से था बेटा, इसमें आपका सबसे पहले था प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर को हमने पढ़ा। फिर बाघ की गणना को हमने समझा। उसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को हमने करा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट एलिफेंट को समझा। इसके अंतर्गत ही एक आता है बेटा माइक, है ना, माइक मॉनिटर टू होल्ड द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, इसको हमने समझा। हिमतेंदुओं का संरक्षण को हमने समझा, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता को हमने समझा कैसे किया गया, है ना। फिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन को हमने समझा जो कि इंपॉर्टेंट है जीव जंतु की स्थिति सुरक्षित करने की जो इनिशिएटिव लिए गए सरकारों द्वारा और वैश्विक पहल जो की गई जैव विविधता के संरक्षण के लिए उसको भी हमने समझा यहाँ पे, ठीक है, कैसे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। अभी बेटा इसमें और भी अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशन है जैसे IUCN है ना, और भी जो भारत के द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव है अभी वो बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी मुझे लगता है कि बेटा अभी एक लेक्चर और लगेगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ कि आपका जैव विविधता का जो क्या कहते हैं चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उससे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बेटा थोड़ा सा आप मुझे आज मैनेज कर लीजिएगा, मुझे बहुत ही कोल्ड था तो हो सकता है आवाज आपको बहुत अच्छी तरीके से ना आ रही हो मेरी, ठीक है। और इसको आप पढ़िएगा, पिछले लेक्चर्स को बेटा सारे देखिएगा, तो आपके सारा क्या कहते हैं इन्वायरमेंट का कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा। इन्वायरमेंट का किसी भी टॉपिक को मैं आपको छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। एग्जाम तक आप जब आप जाएंगे आपके सारे टॉपिक पूरे हर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ठीक है आप इसको पढ़िएगा। अगर आपको हमारा टॉपिक और बेटा पढ़ाया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आपको जैव विविधता पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ओके दोस्तों, नमस्कार।